हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, हम सब जानवर हैं। अरे कोई रोको उसे, वह मेरे शोरूम का सबसे कीमती हीरो का हार लेकर भाग रहा है। आप चिंता न करें सेठ जी, हम इसे रोक लेंगे। आ उसे रोकने वाले खुद अपने पैरों को जमीन पर नहीं रोक पाए। ये दिल्ली थी, और वह भी वो इलाका जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए था इंस्पेक्टर विनय। रुक जाओ। उसे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीप को सड़क पर ऐसे लगा दिया है कि उसके निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। रुक गया। रुक ही गया था वह, लेकिन सिर्फ एक ही पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल या फड़ाक, ओ माय गॉड, उसने अपने सिर की जबरदस्त टक्कर से जीप को पलट कर रास्ते से हटा दिया। और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह सही सलामत भागता ही जा रहा है, लेकिन भागता रहेगा नहीं। थाए! एक बार फिर आश्चर्य से फटी रह गई इंस्पेक्टर विनय की आंखें। कमाल है, गोली उसके शरीर से टकराकर अलग उछल गई। इसका मतलब उसने जैकेट के नीचे बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन रखी है। ओह, वो तो बहुत तेज भाग रहा है, मुझसे बहुत तेज, एकदम चीते की तरह। लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि उधर यमुना नदी है। यमुना नदी ने सचमुच उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन लुटेरा यमुना की तरफ जानबूझकर भाग रहा था। ओह, वह तो अपनी जॉकेट उतारकर पानी में कूद गया, लेकिन जॉकेट के नीचे वह नंगे बदन है, यानी उसने बुलेट प्रूफ पोशाक नहीं पहन रखी है। फिर मेरी गोली उसे क्यों नहीं लगी थी? छपा! ये बाद में सोचूंगा, पहले उसे पकड़ता हूँ। ओ, वह तो पानी में तेजी से तैरता जा रहा है, किसी परफेक्ट गोताखोर की तरह। नहीं, गोताखोर की तरह नहीं, किसी बड़ी मछली की तरह। ओ, ये क्या? ऑक्टोपस, भयानक ऑक्टोपस। यमुना के पानी में? उफ! मुझे अपने आप को इसका शिकार बनने से बचाना होगा। परमाणु बनकर। परमाणु बनकर छूटने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कतें तो अब आनी ही थी, क्योंकि परमाणु आकाश का वीर था और ऑक्टोपस पानी का वीर। और पानी में पानी के वीर से बैर करने का यह अंजाम तो होना ही था। पानी के अंदर मेरे परमाणु छल्ले ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसके वारों से मेरी हड्डियां कीर्तन करने लगी हैं। इससे निपटने के लिए मुझे भी अपनी कई भुजाएं बनानी होंगी, और उसके लिए मुझे परमाणु रस्सियों का सहारा लेना होगा। परमाणु ने परमाणु रस्सियों का ढेर पानी में छोड़ दिया। वह बुरी तरह जकड़ा जा चुका है। अब मेरे पास समय है कि मैं उसे खत्म कर दूं। ओ! अचानक हुए इस अजीबोगरीब हमले से परमाणु जब तक संभला तब तक। ओ! ऑक्टोपस तो गायब हो गया, ठीक ऐसे जैसे पानी में घुल गया। वह उस रहस्यमय चोर की मदद क्यों कर रहा था, जो पानी में ही कहीं गायब हो गया? जिन सवालों के जवाब परमाणु की समझ में नहीं आ रहे थे, उनका जवाब तो था ही, लेकिन कानून की पहुंच से बहुत दूर। सवालों की तो अभी झड़ी लगने वाली थी। विनय सर जी, आपने ठीक से तो सुना था ना कि कहीं कंप्लेंट करने वाले ने फ़ोन पर कुछ और बोला? उसने डायनासोर ही बोला था, जो दरीबा कला के ज्वेलरी बाजार को लूटने आया हुआ है। ओह सचमुच सर जी, यहाँ लूटपाट करने वाला डायनासोर ही है? बकवास। यह कोई शातिर अपराधी है जो डायनासोर की ड्रेस पहनकर सभी को डरा रहा है। मेरी एक ही गोली उसकी सारी सच्चाई को सामने ले आएगी। ओ, गोली उसके शरीर में धंस गई, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फायर! थाए थाए! इब्बे भी कुछ ना होया साहब जी। कड़ाक ठाए! अब क्या करें? वो अकेला है और हम कई, सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं सर जी। ठीक है, आओ। लेकिन पास पहुंचते ही उन्हें पता चल गया कि वे सभी 10 गुना और भी होते, तब भी उसे नहीं दबोच सकते थे। सड़ाक! सर जी, मैं तो उड़न तस्त्री बन गया, पकड़ो मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर विनय अभी उसके वार से बचा हुआ था। गोलियों का इस पर असर नहीं, और इसकी पूंछ के वार घन की तरह हो रहा है। ये सब देखकर दिल कह रहा है कि ये असली डायनासोर है, जबकि दिमाग अभी भी बोल रहा है कि ये किसी अपराधी की कोई ट्रिक सड़ाक है। ओह! ओह! अब उसने एक नई दुकान पर धावा बोल दिया है, और वह उसकी मजबूत दीवारों को पापड़ की तरह चबा रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, और अब जो कुछ होगा परमाणु बनकर ही होगा। लेकिन परमाणु बनने के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, और इस हालत में मैं दूर जाने के लिए यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे अपने आप को इसकी पूंछ का शिकार बनवाना होगा। उफ! इंस्पेक्टर विनय जानबूझकर शिकार हुआ, इसलिए कि कोई और शिकार ना हो। अरे, यह हमारे पैरों से क्या लिपटा? खड़ाच! और ये किसने मन ने मुंह में से वापस खींच लियो? मैंने। परमाणु, बड़ी देर कर दी थमने आने में। मैं शायद टाइम पर ही आया हूँ। धड़ाक! क्योंकि ये शैतान अभी भी मेरे सामने मौजूद है। परमाणु ने व्यवहार करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। ओह, मैं सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, वरना क्रोध में मुझ पर झपटे डायनासोर ने मुझे अपना शिकार बना ही लिया था। परमाणु रस्सियाँ उसे जकड़ पाएंगी? नहीं जकड़ पाई। अब तो इसे परमाणु छल्लों के विस्फोट का ही शिकार बनना होगा। नहीं,
इस भीड़ भरे इलाके में मैं उस पर परमाणु छल्लों का वार करने का रिस्क नहीं ले सकता। उससे यहाँ रेडिएशन फैल जाएगा। ऐसा करने के लिए तो मुझे इसे उठाकर सड़ाक यहाँ से दूर ले जाना होगा। उफ! वो समझ चुका है कि मैं उसके पास जाकर उसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में हूँ, इसलिए वह दूर से ही झपट्टा मारकर मुझे चबा जाने की फिराक में साय। मेरा उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? एक मिनट, यह अपने जबड़े से मुझे चबा जाने की फिराक में है। क्यों ना मैं खुद ही इसकी इच्छा पूरी कर दूं। अपनी बेल्ट में लगे मॉलिक्यूलर स्विच की मदद से छोटा हुआ परमाणु तेजी से लहराता हुआ डायनासोर के खुले मुंह में समा गया। एक क्षण बाद ही, अरे वो देखो, वह डायनासोर तो उड़ने लगा। कमाल है, कमाल है। खैर, यह कमाल डायनासोर के पेट में मौजूद परमाणु की वजह से हुआ था। इसके पेट में घुसकर इसे उड़ाने का फॉर्मूला काम कर गया, और साथ ही ये भी पता चल गया कि यह डायनासोर किसी का बनाया हुआ कृत्रिम डायनासोर नहीं बल्कि असली है। खैर, मुझे तो इसे ख़त्म करना ही है, इसलिए मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं इसे लेकर शहर से दूर आ गया हूँ। एक पल बाद ही परमाणु ब्लास्टर ने डायनासोर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा था। अब मुझे वापस शहर लौटकर यहाँ वैज्ञानिक दल भेजना है। नाकामी। परमाणु की वजह से एक बार फिर नाकामी मिली मुझे। अगर तुम परमाणु की वजह से ऐसे ही नाकाम होते रहे तो दौलत के नाम पर तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी ना होगी। और जब दौलत ही नहीं होगी तो फिर वह वंडर केमिकल कहाँ से तैयार होगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा? कुछ सोचो प्रोफेसर घोषाल, कुछ सोचो। मुझे प्रोफेसर घोषाल के नाम से मत पुकारो, नफरत है मुझे इस इंसानी नाम से। मुझे तो प्रोफेसर एनिमल कहो, प्रोफेसर एनिमल। और रही बात मेरे सपने और मकसद को पूरा करने वाले केमिकल के तैयार होने के, तो वह केमिकल हर हाल में तैयार होगा, चाहे रास्ते में एक परमाणु आए या 100। प्रोफेसर एनिमल सभी को धूल की तरह उड़ा देगा। म्याऊ। ओह, क्या हुआ प्रोफेसर? मेरी ये वफादार बता रही है कि कोई इधर आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से। आने वाला परमाणु था। कैसे हो प्रोफेसर घोषाल? अच्छा हूँ, वैसे मुझे तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं तेरी छाती को अपने नाखूनों से नहीं फाड़ देता। ओह, तो जेल का ये स्पेशल सेल अभी तक तुम्हारे अंदर मौजूद जानवर को ख़त्म नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इसी सेल में पड़े सड़ते रहो। मेरे साथ घटी दोनों घटनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उन दोनों घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेसर एनिमल का हाथ होगा। इसलिए मैं जेल में ये देखने आया था कि कहीं प्रोफेसर एनिमल जेल से फरार तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपनी जगह मौजूद है, और उसकी नफ़रत ने यह भी दिखा दिया है कि वह असली है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं। जा रहा है परमाणु, जा। लेकिन ये मत भूल जाइयो कि मैंने तुझे चूहा बनाया था, तब तू मेरे झपट्टे से बच गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जेल से बाहर आकर इस बार मैं तुझे मच्छर बनाऊंगा और चुटकी से मसल दूंगा। उस दिन ना तू अपने आप को बचा पाएगा और ना इस शहर के उन इंसानों को बचा पाएगा जिनके अंदर सोए जानवर जाग जाएंगे। इंतज़ार कर परमाणु, जल्दी तुझे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस शहर का बच्चा बच्चा जानवर बना नजर आएगा। देखता रहे ऐसे सपने, देखता रहे। परमाणु को वैसे सपना दिखा रहा था, और उसे क्या मालूम था कि प्रोफेसर एनिमल जेल में रहकर भी अपने सपने को पूरा करने की तैयारी कर रहा था, उन रॉक पक्षियों की मदद से, जिनका निशाना था वह सरकारी गोदाम, जहाँ कई हज़ारों टन सरकारी सोना मौजूद है। और सोने के उस सरकारी गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था करने वालों ने ऐसे किसी लुटेरों की कल्पना भी नहीं की थी। फिर वे भला उनसे निपटने का इंतज़ाम क्या करते, और कोई इंतज़ाम होता भी तो उन अद्भुत लुटेरों ने उन इंतज़ामों की भी ऐसी ही धज्जियाँ उड़ा दी होती। लेकिन इस सब के बाद भी मंजिल उनसे दूरी थी, क्योंकि सुरक्षा का एक इंतज़ाम अभी भी अपनी जगह अडिग था, वह परमाणु था। इस बार बड़ा ही हाथ मारने की कोशिश की गई है, और वो भी इन रॉक पक्षियों के बल पर। लेकिन मैं कैसे सफल होने दूंगा इस कोशिश को? अपनी ताकत लगाकर ये रॉक पक्षी परमाणु रस्सियों को तोड़ रहे हैं। देखते हैं कब तक तोड़ते रहेंगे, मैं इन पर परमाणु रस्सियाँ छोड़ता ही रहूँगा। वैसे अगर मैं अपनी रस्सियों के साथ करंट भी जोड़ दूँ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हो गया, तेज़ करंट ने उन्हें तड़पाना शुरू कर दिया है। जल्दी इनके साथ ये तड़प भी खत्म हो जाएगी। ओह, ये अचानक धूल का गुब्बार कहाँ से आ रहा है? धूल के उस गुब्बार के वहाँ पहुँचने का कारण पता चला तो परमाणु का मुंह खुले का खुला रह गया। ओह, धूल का ये गुब्बार एक अजीब से पक्षी में बदल रहा है। पहले क्या कम थे जो ये एक और आ गया। खैर, जब बड़े बड़े रॉक पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये छोटा और साधारण पक्षी क्या बिगाड़ेगा? वह पक्षी छोटा ज़रूर था, लेकिन साधारण नहीं, और ये बात परमाणु को तुरंत ही पता चल गई। उफ! इस बार परमाणु के कंठ से चीख उबले बिना न रह पाई। ओह, ये छोटा ज़रूर है लेकिन बेहद खतरनाक, ये मेरा मांस नोच खाएगा अगर मैंने जल्दी इसे बेबस नहीं किया तो। ओह नो! अपनी चालाकी से उसने अपने आप को परमाणु रस्सियों से तो बचाया ही है,
साथ ही उन रॉक पक्षियों को तड़पाते करंट को भी ब्रेक कर दिया है। ओह, आज़ाद होते ही रॉक पक्षियों ने फिर से गोल्ड को लूटना शुरू कर दिया है। मुझे एक बार फिर इन्हें रोकना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले इनके इस मददगार पक्षी को ख़त्म करना होगा, और ये काम मेरे परमाणु छल्ले आराम से कर देंगे। कर दिया। वह पक्षी राख हो गया। जब मैं गोल्ड की ईंटों को ले जाने को तैयार इन रॉक पक्षियों को फिर से रोकने में व्यस्त हो सकता हूँ। इस बार से परमाणु को ज़बरदस्त झटका लगा, लेकिन परमाणु को उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसे वार करने वाला दिखाई दिया। ओह नहीं, ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने अभी अभी खत्म कर दिया था। तो क्या मुझ पर हमला करने वैसे ही दूसरा पक्षी फिर आ गया? नहीं, ये दूसरा नहीं, वही है। ये अपनी राख से दोबारा जन्म ले रहा है। अमेजिंग, ऐसा तो मैंने ना कभी देखा और ना सुना। ओह, इसके बारे में सोचने के चक्कर में मैं उन रॉक पक्षी को तो भूल गया जो गोल्ड लेकर यहाँ से भागने की फिराक में। मुझे इन्हें रोकना होगा। ओह, ये हमले पर हमले किए जा रहे हैं। इसे एक बार फिर खत्म करना होगा। अरे ये क्या, मेरे हाथों से परमाणु छल्ले नहीं निकल रहे, परमाणु रस्सियाँ नहीं निकल पा रही, मैं उड़ नहीं पा रहा। क्या हुआ मेरी परमाणु शक्तियों को? ये काम क्यों नहीं कर? फर 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 फर। यह दृश्य कहीं देखा जा रहा था। हा 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 हा। चीख परमाणु, चीख, क्योंकि इस बार मैंने तेरे सामने जो मौत भेजी है उसके सामने तू चीखने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे ऐसा हो कैसे रहा है प्रोफेसर साहब? परमाणु अपनी परमाणु शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा? उस माइक्रोचिप की वजह से, जिसे मैंने हमलावर पक्षी के मुंह में रख दिया था। हमले के दौरान वह चिप परमाणु के शरीर में प्रवेश कर गई, जहाँ उसने परमाणु की शक्तियों को निष्क्रिय करने का काम शुरू कर दिया। अब जब तक वह चिप परमाणु के शरीर में है, तब तक परमाणु की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, और परमाणु उस चिप को अपने शरीर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि जब अब तक उसे अपने शरीर में मौजूद चिप का पता नहीं चला तो आगे क्या चलेगा। इसलिए अब परमाणु का हर हाल में खत्म होना है। इस समय तो वह सोने को पिघलाने वाली फ्लेम से हमलावर पक्षी को खत्म कर रहा है। कर लेने दे, मेरा वह पक्षी राख होगा और राख से फिर उठ खड़ा होगा। एक बार फिर परमाणु उस पक्षी को अपनी ही राख से पैदा होता देख रहा था। उफ, ये एक बार फिर जिंदा हो रहा है। मुझे मुर्दा बना देने के लिए मैं अपनी परमाणु पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसे खत्म करने का यहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए इस समय अक्लमंदी यही कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और इसे खत्म करने का कोई परमानेंट साधन खोजना चाहिए। ओह, उफ, ऐसे समय में प्रबोध भी मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उससे संबंध स्थापित करना और उसकी नज़र लगातार मुझ पर रहना भी मेरी परमाणु पावर के रहते ही संभव है। उस छोटे पक्षी के पंजों का व्यवहार इतना घातक होगा, यह परमाणु ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक पल के लिए परमाणु को लगा कि उसका मस्तिष्क मौत के अंधेरे में खो गया है। यमदूत उसकी आत्मा को लेकर उड़े जा रहे हैं यमलोक की ओर। वैसे वास्तविकता तो ये थी कि परमाणु का शरीर उड़ ही रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसे यमदूत नहीं बल्कि वह पक्षी लेकर उड़ रहा था। उफ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतना छोटा पक्षी इतनी भारी और बड़ी रेफ्रिजरेटेड वैन को अपने पंजे में फंसाए उसे आकाश में उड़ाए ले जा रहा है। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह जानता है कि उसका दुश्मन यानी कि मैं इस वैन के अंदर हूँ, और अगर वो इस वैन को ऊपर ले जाकर छोड़ देगा तो ऊंचाई से गिरकर मैं मारा जाऊंगा। और ऐसा होगा भी, क्योंकि मेरे पास वो परमाणु पावर नहीं है जिसके बल पर मैं उड़कर बच सकूं। ओ, इसका इरादा मुझे नीचे गिराकर मारने का नहीं, बल्कि नीचे मौजूद दहकते हुए फर्नेस में गिराकर मारने का है। बहुत चालाक है ये पक्षी। वह जानता है कि सड़क पर गिरकर मेरे बचने के 1-2% चांस हैं भी, जबकि इस फर्नेस में गिरकर तो 100% मौत है। अब ये किसी भी क्षण मुझे इस वैन के साथ फर्नेस में गिरा सकता है। ओ, ये क्या? परमाणु को कुछ देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस पक्षी के पंजों से वैन छूट गई, और अब वह परमाणु को लेकर तेजी से दहकते फर्नेस की तरफ बढ़ी जा रही थी। लेकिन ये क्या? वैन फर्नेस में गिरी, लेकिन परमाणु के साथ नहीं, उस अद्भुत पक्षी के साथ। फर्नेस में मौजूद दहकते लावे ने पलक झपकते ही वैन को भी अपने में मिला लिया, और उस पक्षी को भी। परमाणु सही सलामत एक तरफ खड़ा उस नज़ारे को देख रहा था। उफ, मेरे कंधे के मांस में एक माइक्रोचिप धसी हुई थी। अगर ये बात मुझे 2 पल बाद पता चलती तो उस पक्षी की जगह मेरा शरीर फर्नेस में पड़ा पिघल रहा होता। वैसे उसके लिए मुझे उस रेफ्रिजरेटेड वैन का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसमें मौजूद अत्यधिक ठंड ने मेरे मांस में मौजूद उस चिप के मेटल को ठंडा करके मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरे मांस में कुछ धंसा हुआ है। बस इसका एहसास होते ही मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मेरे मांस में धंसी चीज़ ने ही मेरे परमाणु पावर को निष्क्रिय कर दिया है। फिर मैंने तुरंत ही अपने कंधे के मांस का वह हिस्सा अपने शरीर से नोच डाला। मेरा ऐसा करते ही मेरी परमाणु पावर फिर सक्रिय हो गई। तब मैं छोटा होकर वैन से बाहर निकला और अपनी परमाणु रस्सी छोड़कर तुरंत ही इसका इंतजाम किया कि वैन के साथ ही वह पक्षी भी फर्नेस में जा गिरे। और शुक्र है ऐसा ही हुआ। और चूंकि दहकते फर्नेस में गिरकर वह अद्भुत पक्षी राख नहीं हुआ बल्कि पिघला है, इसलिए उसके दोबारा जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता।
इस तरह मैं उस अद्भुत पक्षी को खत्म करने में सफल हुआ, लेकिन इस बीच रॉक पक्षी गोल्ड स्टोर से कई कुंटल सोना ले जाने में सफल हो गए। यह अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। प्रोफेसर एनिमल के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ था। मेरा अद्भुत फिनिक्स पक्षी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं इतना सारा गोल्ड हासिल करने में सफल हो ही गया। अब इस गोल्ड के बल पर मैं करूंगा वह खरीदारी जो इंसानों से भरी इस दुनिया को जानवरों की दुनिया में बदल देगी। और इसकी शुरुआत यहीं से होगी, इसी शहर से जिसका रक्षक है परमाणु। ये तुम क्या कह रहे हो प्रॉपुट? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है परमाणु। अपनी रग से जिंदा हो जाने वाले जिस अद्भुत पक्षी से तुम लड़े थे, वह फिनिक्स नाम का वह पक्षी था जिसका अस्तित्व करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर था। हैरी पॉटर की कहानियों में भी इस पक्षी के कारनामों के बारे में लिखा गया है। लेकिन वह पक्षी आज अस्तित्व में कैसे आया? ठीक वैसे ही जैसे बाकी प्राचीन पक्षी और डायनासोर अस्तित्व में है। किसी ने इनकी डीएनए संरचनाओं का गलत फायदा उठाया। वर्षों से इस दिशा में काम करने वाले अमेरिका के प्रोफेसर बाल्टो ने दावा किया था कि उसने भिन्न भिन्न प्राचीन विलुप्त प्राणियों के ऐसे डीएनए खोज निकाले हैं जिनके बल पर उन प्राणियों की रचना की जा सकती है। अपने इन्हीं दावों की पुष्टि के लिए प्रोफेसर बाल्टो अपने डीएनए नमूनों के साथ दिल्ली में होने वाले एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने यहाँ आए हुए थे। खबर है कि किसी ने प्रोफेसर बाल्टो पर हमला करके उसके वे डीएनए नमूने चुरा लिए। किसी को प्रोफेसर बाल्टो में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बात ज़्यादा नहीं फैली। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसकी शुरुआत प्रोफेसर बाल्टो से ही हुई है। उसके लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा है तो मुझे तुरंत ही प्रोफेसर बाल्टो से मिलना होगा। उसके लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घायल प्रोफेसर बाल्टो तुम्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मिल जाएगा। कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर बाल्टो के सामने मौजूद परमाणु से पूछताछ कर रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं प्रोफेसर कि आज के समय पर प्राचीन प्राणियों की मौजूदगी आपके खोजे डीएनए नमूनों की बदौलत है? यस। लेकिन ऐसा कोई तभी कर सकता है जब वह प्राणी जगत का बहुत पहुंचा हुआ ज्ञाता हो। क्या आप बता सकते हैं कि आप पर हमला करके आपसे डीएनए हथियाने वाला आदमी कौन था? मेरे जीते जी कोई इन नमूनों को मुझसे छीन नहीं सकता था। उसे तो मैंने वे नमूने खुद दिए थे। मतलब? वो मुझे विज्ञान भवन में मिला था। कह रहा था कि वो भी उसी सेमिनार में शामिल होने आया जिसमें मैं आया था। बातचीत में पता चला कि वह तो प्राणी जगत का बहुत ही पहुंचा हुआ वैज्ञानिक है। मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया। इस बीच मेरी बड़ाई करके उसने जब मुझसे मेरे डीएनए नमूने मांगे तो मैं इनकार न कर सका। मैंने उसे नमूने दे दिए। लेकिन जब मैंने उससे वह नमूने वापस मांगे तो वह गुस्से से भर उठा। देखते देखते उसके हाथ जानवरों के पंजों जैसे हो गए। उसका शरीर एक बड़े जानवर में बदल गया। प्रोफेसर एनिमल। और फिर वह मुझे रौंदता हुआ मेरे नमूने लेकर भाग खड़ा हुआ। प्रोफेसर एनिमल? आप पर हमला करके जो डीएनए नमूने ले गया वो प्रोफेसर एनिमल था, जो सारी दुनिया को जानवर बनाने के सपने देख रहा है। परमाणु एक ही सांस में प्रोफेसर बाल्टो को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ सुनकर प्रोफेसर बाल्टो बोला, ऐसी बात है तो प्रोफेसर एनिमल नाम का वह शख्स सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन मेरे होते तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है परमाणु। मैं इसके नापाक इरादों की काट बनाऊंगा। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से एक बहुत ज़रूरी सवाल हल करके जाना है। और वो सवाल यह है कि जेल के स्पेशल सेल में बंद प्रोफेसर एनिमल आखिर बाहर कैसे निकला, और अगर बाहर निकला तो वह अंदर कैसे था? परमाणु जिस प्रोफेसर एनिमल से मिलने जेल जा रहा था वह अभी भी जेल से बाहर था। आपने हमें जो केमिकल दिया था वो शहर के हर वाटर सप्लाई टैंक, हर दूध की डेयरी के प्लांट में पहुंच चुका है। शाबाश। अब इस शहर को ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे कदमों में झुकने में। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे प्लान में कोई बाधा डाले। इसलिए मुझे वापस जेल के अपने सेल में पहुँचना होगा। प्रोफेसर एनिमल पास ही खड़े अपने एक साथी की तरफ पलटा। मुझे वापस जेल पहुँचा। ओके बॉस। हाथ पर बंधे पट्टे का बटन दबते ही उस व्यक्ति का शरीर तेजी से एक अजीब से जानवर में बदलता चला गया। फिर उसने जो किया वह और भी अजीब था। ड्रिल की तरह ज़मीन को काट कर वह एक सुरंग बनाता चला गया। सचमुच जवाब नहीं तेरा भी। कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर लंबी सुरंग खोद देता है तू। तेरी इसी खूबी की बदौलत ही तो मैं कुछ ही मिनटों में जेल के अपने सेल से बाहर होता हूँ, और कुछ ही मिनटों में अंदर। अब ये अंदर बाहर का खेल खत्म हुआ, तेरे खेल के साथ ही। परमाणु, तू तू मेरे इस राज को जान क्या? कैसे? प्रोफेसर बाल्टो की वजह से। उसने मुझे जो बताया उससे मेरा ये शक पक्का हो गया कि वह सब तेरा ही किया धरा है, इसलिए मैं तुझे दबोचने यहाँ आ गया। शाबाश। सही टाइम पर वार किया तूने। जैसे ज़मीन खोदता है ऐसे इसके शरीर को खोद दे। इससे सुरंग खुदवा कर प्रोफेसर एनिमल जेल से आवाजाही करता है। इसके वार बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे जल्दी इसे ठिकाने लगाना होगा, और संयोग से मुझे इसे ठिकाने लगाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इसके हाथ में बंधे इस पट्टे के रूप में। बन गया काम। पट्टे के हाथ से अलग होते ही ये फिर से सामान आदमी हो गया। धाड़! और सामान आदमी में इतनी ताकत कहाँ कि वह मेरा एक घूसा भी झेल जाए। अब तुझे भी इसी हालत में पहुंचाना है प्रोफेसर।
तू पहुंचेगा परमाणु। प्रोफेसर एनिमल, उफ, बेहोशी की दुनिया में मैं नहीं, तू पहुंचेगा परमाणु। आ परमाणु तेजी से संभला धाड़, लेकिन जैसे ही वह प्रोफेसर एनिमल पर झपटने के लिए तैयार हुआ वैसे ही परमाणु, गजब हो गया परमाणु। रोबोट की आवाज़, क्या हुआ? यमुना पार के कई इलाकों में रहने वाले हजारों लोग ना जाने कैसे जानवर बन रहे हैं, उनकी वजह से सारे यमुना पार में हंगामा मचा हुआ है। ओ नो, कनाट प्लेस के आसपास के इलाकों से भी आदमियों के जानवर बनने की खबर है। तुम जहाँ भी हो तुरंत वहाँ पहुँचो परमाणु। आदमी जानवर जानवर बन रहा है? ये ज़रूर तेरी कारस्तानी है। बिल्कुल, वो सब मैंने ही किया है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन पहले तुझे बेहोश करूँगा। जेल के सुरक्षाकर्मी इधर ही आ रहे हैं। अब वे बेहोश पड़े प्रोफेसर एनिमल को संभाल लेंगे। मैं चलूँ उसके द्वारा फैली मुसीबत को संभालने के लिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वह मुसीबत। उफ, सारा शहर तरह तरह के हिंसक जानवरों में तब्दील हो रहा है। एक दूसरे को मारकर खा जाने में जुटे हैं सभी। मुझे इन्हें रोकना होगा, और इस कारण और उस कारण के बारे में जानना होगा जो अच्छे खासे आदमी को जानवर बना रहा है। वो बच्चा उस कारण के बारे में बता सकता है जो हिंसक जानवर बनने से तो बच गया है, लेकिन हिंसक जानवर का शिकार बनने जा रहा है। थैंक यू परमाणु अंकल। कैसे हुआ ये सब? दूध और पानी। मम्मी ने खुद दूध का गिलास पिया और पापा ने पानी। बस उन्हें पीते ही माँ पापा मम्मी का ये हाल हो गया। ओह, तो इस बार प्रोफेसर एनिमल ने पानी और दूध में केमिकल मिलाकर सारे शहर के लोगों को जानवर बना दिया। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? वेरी गुड क्वेश्चन परमाणु। और तुम्हारे इस गुड क्वेश्चन का जवाब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। प्रोफेसर एनिमल, तू यहाँ? जेल की दीवारें और वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के शरीर इतने मजबूत नहीं निकले कि मेरी पशुता के सामने टिक जाते। और फिर मेरा वहाँ से निकलना क्या मुश्किल था जब दुनिया का ये सबसे तेज़ ज़मीन खोदने वाला एनिमल मेरे साथ है। खैर, ये बात छोड़ और अपने सवाल का जवाब सुन। मैंने शहर के लोगों को जानवर बनाकर अपने अभियान की शुरुआत की है। दुनिया पर इंसानों ने बहुत राज कर लिया, अब राज जानवरों का होना चाहिए। और चूंकि दुनिया में जानवरों की बहुत कमी है, इसलिए मैंने अरबों रुपए खर्च करके इंसान को ही जानवर बनाने का नया फॉर्मूला खोज निकाला है। इस तरह सारी दुनिया पर जानवरों का राज होगा, और निसंदेह ही उनका एक ही सम्राट होगा, प्रोफेसर एनिमल। ओ, तू मानवता से खिलवाड़ कर रहा है प्रोफेसर एनिमल। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे, एक बार फिर मेरे हाथों से परमाणु रस्सी नहीं छूट रही। ओह, मेरी कमर पर तो मेरी परमाणु बेल्ट ही नहीं है। वह यहाँ है। जिस समय तू मुझसे बातें कर रहा था उस समय मेरा एक जानवर साथी तेरी कमर में बंधी बेल्ट को अपने दांतों से कुतर रहा था। ओह, यह बेल्ट तुझे मुझे देनी होगी। परे हट, भूल जा इस बेल्ट को पाने की बात, और एक फ़ायदे की बात सुन। तू मानवता को बचाना चाहता है ना? तेरा मकसद जानवर बन चुके इन इंसानों को दोबारा इंसान बनाने का है ना? चल, मैं तुझे ऐसा करने का एक मौका देता हूँ। प्रोफेसर बाल्टो ने तेरी गुहार पर बहुत ही कम समय में इस मुसीबत से बचने का केमिकल तैयार कर लिया। वह केमिकल एक गैस के रूप में है। अगर उसे हवा में छोड़ दिया जाए तो वह मेरे केमिकल के जिस भी शिकार के शरीर के संपर्क में आएगा उसे सामान्य कर देगा। साइंस म्यूजियम में बनी उसकी टेम्परेरी लैब में मौजूद मेरे एक चूहे साथी को जब यह पता चली तो सब कुछ उसने मुझे बता दिया, और तब मैंने अपने खूंखार साथियों की मदद से इसका इंतज़ाम कर दिया कि ना तो प्रोफेसर बाल्टो की छाया भी बाहर आ सके और ना बाहर से हवा भी उस तक पहुंच पाए। मैं तुझे प्रोफेसर बाल्टो तक पहुंचने की कोशिश करने का मौका देता हूँ। अपनी कोशिश में सफल हो जा और मानवता को बचा ले, नहीं तो सबको जानवर बनता देख और मरने की तैयारी की कर। ना ना ना, इस बेल्ट को तू नहीं पा सकता। मेरे साथियों के होते इस बेल्ट को पाने की तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी, इसलिए छोड़ इस बेल्ट को पाने का ख्याल। छोड़ दिया? शाबाश, लेकिन जिस कोशिश को तू करने निकला वह कौन सा सफल हो जाएगी? मेरे साथियों के रूप में रास्ते में खड़े मौत के परकाले तुझे कहाँ सफल होने देंगे? परमाणु के लिए मंजिल बहुत बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसके बाद भी उसे आगे तो बढ़ना ही था। परमाणु तेजी से आगे बढ़ रहा है, तू क्यों खड़ा है? जा, आगे बढ़, मार खा उसे। क्लुच, सर, ओ भड़ाक, ओ, खोद डाल परमाणु के शरीर को और आज़ाद कर दे उसकी आत्मा को। ओह, ये मुझे ऐसे भभोड़ रहा है अजगर जैसे अजगर हिरण के बच्चे को भभोड़ता है। इसके शिकंजे से बचना बेहद मुश्किल लग रहा है। काश मेरे पास बेल्ट होती तो ये काम चुटकियों में हो जाता। परमाणु का शरीर एक झटके से जमीन के नीचे खिसता चला गया। इसी के साथ प्रोफेसर एनिमल ने एक पाश्विक ठहाका लगाया। परमाणु को मेरा साथी जमीन के नीचे खींच कर ले गया। अब परमाणु की जिंदगी सिर्फ कुछ ही क्षणों की मेहमान है, क्योंकि जमीन के नीचे मेरे उस साथी से यमराज भी नहीं जीत सकता। वाह, ये चीख क्या परमाणु की आखिरी चीख है? यस, क्योंकि मेरा साथी जमीन के कलेजे को फाड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है,
और ऐसे प्रयास वह तभी करता है जब उसका पेट भर जाए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब यह धरती बनकर ही रहेगी एनिमल प्लैनेट, और मैं होऊंगा एनिमल प्लैनेट का बेताज बादशाह। हा 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 हा। अचानक प्रोफेसर एनिमल के ठाकों पर ब्रेक लग गए। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? सभी जानवर इंसान कैसे बन रहे हैं? और ये तो मैं भी इंसान बन रहा हूँ, कैसे? प्रोफेसर बाल्टो के बनाए उस केमिकल से जिसे मैं लेकर आया हूँ। ओह, तू तू प्रोफेसर बाल्टो का केमिकल लाया? क्यों? तू तो मेरा साथी है। नहीं, मैं तेरा साथी नहीं हूँ प्रोफेसर एनिमल। मैं तो परमाणु। परमाणु? तू इस रूप में? लेकिन मैंने तो तेरी चीख ज़रूर सुनी होगी। तूने चीख, लेकिन वह चीख मेरी नहीं बल्कि तेरे उस साथी की थी, नीचे जाती, जिसके हाथ से मैंने उसे इंसान से अद्भुत जानवर बनाने वाला पट्टा उतार लिया था। क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर मुझे बिना अपनी बेल्ट के अपनी जान और मानवता को बचाना है तो यही एक रास्ता है कि मैं पट्टा उसके हाथ से उतारूं और उसे पहनकर खुद उसके जैसा बन जाऊं। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं जानता था, क्योंकि वैसे ही एक पट्टे की बदौलत मैं पहले भी एक बार चूहा बन चुका हूँ। मेरा पट्टा बांधते ही वैसा हो गया। मैं ज़मीन खोदने वाले उस अद्भुत जानवर में बदल गया और इंसान बन चुके मेरे साथी, तेरे साथी पर वार करके उसे बेहोश करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ गया। ज़मीन के नीचे था, इसलिए ज़मीन के ऊपर मौजूद भयानक हिंसक जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जल्दी मैं ठीक प्रोफेसर बाल्टो के सामने निकला और फिर पट्टे को उतार कर उन्हें सारी बात समझाकर उनसे केमिकल लेकर यहाँ आ गया। लोग सामान्य हो रहे हैं प्रोफेसर एनिमल। इसी के साथ धरती को एनिमल प्लैनेट बनाने का तेरा सपना टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे अपने हाथों से फाड़ डालूंगा। तेरी ये कोशिश बेकार है प्रोफेसर एनिमल, क्योंकि एक तो हवा में फैले केमिकल की वजह से तेरे अंदर का जानवर कमज़ोर पड़ गया है, और दूसरे परमाणु के पास उसकी पावर बेल्ट है। अब तू चल दोबारा जेल की धूल चाटने। इसे जेल छोड़ने के बाद मुझे तुरंत ही पहुंचना है पैलियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बाल्टो का धन्यवाद करने। आज उन्हीं की वजह से हम सब जानवर बनने से बच पाए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मास्टरमाइंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।